हाँ जी। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेल एंट्री, जिसके 3 प्रकार पढ़े थे, लेवल एंट्री, वैल्यू एंट्री और फॉर्मूला एंट्री। उसके बाद अगला पॉइंट लिखें, सेल रेफरेंस। क्या है? सेल रेफरेंस। सेल रेंज भी लिख ली थी। कुछ एग्जाम्पल लिखे थे अपनों ने, वो अलाइनमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। सेल रेफरेंस की बात करें तो किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी फंक्शन में उपयोग में लिया गया सेल एड्रेस, उपयोग में लिया गया सेल एड्रेस या सेल रेंज ही उस फंक्शन का सेल रेफरेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल टू सम, और यहां लिख दिया A1 से V5। तो इस फॉर्मूले के लिए, सम फॉर्मूले के लिए जो सेल रेफरेंस है वो क्या है? A1 से V5। तो इसको हम बोल रहे हैं सेल रेफरेंस। तो किसी भी फंक्शन में यदि हम कोई भी सेल रेंज या सेल एड्रेस, रेंज है ये कॉलन आगे तो क्या बोलेंगे इसको? रेंज। और यदि मैं इसी को ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूं, सम, मान लो A1, A2, A3, B1, कुछ भी है, ऐसे सेल एड्रेस अलग अलग लिख दें, तो ये सेल एड्रेस है सिंगल सिंगल। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेल रेफरेंस। तो किसी भी फंक्शन में उपयोग में लिया गया सेल रेंज या सेल एड्रेस ही उस फंक्शन का क्या कहलाता है? सेल रेफरेंस कहलाता है। तो एक बार ये परिभाषा लिखें। क्वेश्चन निकालने लग गए या अभी नहीं निकाल रहे हो रहे हैं सबसे? कितने अटेम्प्ट हो जाते हैं? 80%। दो चार क्वेश्चन जो उनकी लैंग्वेज थोड़ा आगे पीछे होती है उसमें दिक्कत आती है। चलो, ऐसे क्वेश्चनों का भी कुछ निकालेंगे तोड़। कोई भी बुक हो, कैसी भी बुक हो, आप तो बस एक टॉपिक हो गया आपका MS वर्ड, तो कम से कम हर टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन आप निकालने चाहिए। हर किताब में नॉर्मली हर टॉपिक के 150-200 तो डाल रखे ही होते हैं। आपके पास कोई सी भी बुक हो, उसके क्वेश्चन निकालो, जिनमें समस्या है उनको मार्क करके क्लास में ले आओ, उनको यहाँ पूछ लो। और ये भी नहीं कर सकते तो फिर कोई इलाज नहीं है भाई। फिर तो यही है, बस पढ़ाओ लिखाओ और चलो। बाकी दिल्ली पुलिस के लिए शायद जल्दी एक शाम को लेट 8 या 9 बजे के समथिंग स्पेशल क्वेश्चनों की एक मैं सोच रहा हूँ कुछ क्लासेस डालने की, 10 या 15 क्लास, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। लिख लिया? सेल रेफरेंस 3 प्रकार का होता है। अगला पॉइंट इसी में, सेल रेफरेंस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, रिलेटिव सेल रेफरेंस। नंबर 2, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और नंबर 3, मिक्स्ड सेल रेफरेंस।
कैसे याद रखना है देखो, समझना पहले फिर लिखना एक बार। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये सेल एड्रेस जो सेल रेफरेंस यूज किया ये क्या है, A1 से V5, A1 से V5। अब यदि मैं इसको एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करता हूँ तो इसका जो ये सेल रेंज है ये चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ड्रैग करूँगा नीचे तो ये A2 हो जाएगा, ये B6 हो जाएगा, ऐसे ये चेंज हो जाता है लगातार। जैसे जैसे आप कॉपी करोगे तो जिस सेल के अकॉर्डिंग कॉपी करोगे उसी के अनुसार ये क्या होता है, बदल जाता है। तो बदल रहा है तब तो कौन सा है, रिलेटिव। यानी फंक्शन को कॉपी करने पर या सेल रेफरेंस को कॉपी करने पर उसकी वैल्यू में चेंजेज आ जाते हैं, उसके सेल एड्रेस में क्या जाते हैं, चेंजेज आ जाते हैं, बदल जाते हैं, तब तो वो कौन सा है, रिलेटिव। सेल एड्रेस में, सेल रेंज में या वैल्यू में चेंज आ रहा है, बदल रहा है, तब तो कौन है, रिलेटिव। और यदि ये वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो, फिक्स रहे, तो वो कौन सा है, एब्सोल्यूट। तो अब मुझे फिक्स करने के लिए, यानी मैं कहूं ये मेरा रिलेटिव सेल रेफरेंस है, इसी को मुझे यदि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलना है तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं डॉलर का। कौन सा, यानी इसके जो वैल्यू है इनके पहले डॉलर का सिंबल लगा देंगे, ऐसे देखो, $A, $1, $B और $5। यानी प्रत्येक के पहले क्या चिन्ह लगा दिया हमने, डॉलर। तो अब ये कौन सा सेल रेफरेंस बन गया। अब इसको आप कहीं भी कॉपी करो, कुछ भी करो, ये बदलेगा नहीं, फिक्स हो गया ये। तो जिसमें वैल्यू चेंज हो रही है उसमें तो डॉलर का चिन्ह नहीं होगा, यानी जिसके पहले डॉलर नहीं लग रहा वो वैल्यू बदल सकती है, और जिसके पहले डॉलर का चिन्ह लग गया वो वैल्यू कभी नहीं बदलती है। ऐसे भी याद रख सकते हो। और इस डॉलर के चिन्ह के लिए हम एक शॉर्ट की भी यूज करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव को एब्सोल्यूट में बदलने के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो है F4। कौन सी है, F4। यानी आप इसको सेलेक्ट करके और F4 की दबा दो, तो जैसे ही F4 की दबाओगे इन सब के साथ ऑटोमेटिकली डॉलर का चिन्ह लग जाएगा, आपको टाइप करना नहीं पड़ेगा। तो शॉर्ट की तो रहेगी F4, और डॉलर के चिन्ह से आप पहचान करोगे कि जिसके साथ डॉलर का चिन्ह लग रहा है वो तो है एब्सोल्यूट, और जिसके साथ डॉलर का चिन्ह नहीं लग रहा वो है रिलेटिव। वो क्या है, रिलेटिव। और मान लीजिए किसी एक की वैल्यू बदलती है और एक की नहीं बदलती है, एक की बदल रही है और एक की नहीं बदल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स है। तो उसको कैसे लिखेंगे देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A1 डॉट कॉलन $B $5। अब इसमें इसको तो हमने फिक्स कर दिया, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी और इसकी बदल जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं $A $1 और B5। अब हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको चेंज होने दिया, तो कुल मिला के एक के साथ डॉलर लग रहा है और एक के साथ नहीं लग रहा, तो वो हो गया मिक्स। और सभी के साथ डॉलर लग रहा है तो वो हो गया, और किसी के साथ भी डॉलर नहीं लग रहा तो वो हो गया रिलेटिव। आसान है, सिर्फ डॉलर को पकड़ लेना, डॉलर पकड़ में आ गया तो ये तीनों पकड़ में आ जाएंगे। लिखो, ये हमारी शॉर्ट की है, ठीक है। अब इसको लगाते कैसे हैं वो भी देख लो। हमने ये चीज एग्जाम्पल लिए हैं तो इनको एक बार अप्लाई करके चेक कर लो, छोटी सी कोई भी एक टेबल बना के। लिख लिया सभी ने तो बताएं आगे, चलिए। कोई भी आप वैल्यू ले लो, छोटी ले लो जैसे इजीली समझ में आ जाएगा। इधर भी हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, दिख रही है सबको। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये लगाएंगे हम जैसे इक्वल टू सम अब सेल एड्रेस देंगे तो ये देंगे हम A1
दूसरा कॉलन, सॉरी, फिर है V4। चलो अभी मैं B1 दे लेता हूं, सिर्फ दो ही वैल्यू को जोड़ रहा हूं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी है, दिक्कत ही नहीं है। जैसे अभी बता रहा हूं, 2 और 4 को लिया तो 6, सही है ना। अब मैं इसको क्या नीचे कॉपी करता हूं, इसी को नीचे मुझे कॉपी करना है फॉर्मूले को। माउस लेना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। देखो ये 6 रहा और इसको यहां पर लेके जाएंगे तो ये प्लस के जैसा हो जाता है। मुझे यहां से दिख नहीं रहा है, इधर रख लेता हूं, ये ज्यादा नजदीक है। ये डॉट पर देखो, इसका भी एक क्वेश्चन आता है, ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, तो इसका नाम है फिल हैंडलर। फिल हैंडलर लिखेंगे अभी आगे, तो ध्यान दे लेना, इस डॉट का नाम क्या है, फिल हैंडलर। जैसे ही हम इस पर लेके जाते हैं तो देखो हमारे कर्सर की डिजाइन बदल जाती है, और अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नीचे ये कॉपी हो जाएगा, कंटेंट हो गया कॉपी। अब कॉपी हुआ तो देखो यहाँ पर तो था A1 B1, ठीक है ना, पहली सेल में। दूसरी सेल में क्या हो गया, A2 B2। तीसरी में क्या हो गया, A3 B3। चौथी में क्या हो गया, A4 B4। तो यानी लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ऑटो चेंज, ऑटोमेटिकली बदल जाता है ये। तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, रिलेटिव। यहां पर आप लगातार क्लिक करके भी देखोगे तो A4 B4, और ये वैल्यूज ऑटोमेटिक जुड़ रही हैं। देखो 8 और 4 12, 8 और 3 11, 5 और 5 10, सही है ना। अब मैं इसी फंक्शन को यहां लगाता हूं, यदि कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लगा देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों सेलों को जोड़ रहा हूं। अभी भी गलत लगा दिया, चलो टाइप ही कर देते हैं इतनी देर में तो। इक्वल टू सम सेल, एक साथ मान लो मैंने तीनों को लिया यहां पर, और ये ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ वैल्यू दे दी हमने 5। अब देखो इसको कितना आ गया यहाँ पर, 11। अब इसके लिए मुझे लगाना है यहाँ पर डॉलर का चिन्ह। क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर। अब F4 तो इसमें है नहीं, इस वाले कीबोर्ड में, तो हम मैनुअली लगा देते हैं। देखो यहाँ भी डॉलर लगा दिया, यहाँ भी डॉलर लगा दिया, यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर भी, सब जगह डॉलर लगा दिया हमने। और अब हम इसको कॉपी करते हैं। क्या हुआ, 11 11। मतलब आप यहाँ भी चेक कर लो, वही A1 से C1, और यहाँ पर भी आप चेक कर लो A1 से C1। यानी आपने यदि डॉलर का चिन्ह लगा दिया तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ना वैल्यू में, ना सेल रेफरेंस में, ना किसी में भी चेंज नहीं है। और यदि मैं एक के साथ लगाऊं और एक के साथ नहीं लगाऊं, जैसे एक जगह से हम डॉलर हटा दें, ये लो, अब क्या होगा, ये A1 तो बदल जाएगा, A1 तो A2 A3 में बदलेगा, और ये फिक्स रहेगा। यानी जिसके साथ डॉलर लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। तो इसको भी चेक कर लो, देखो। अब मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूं, तो अब देखो वैल्यू चेंज हो रही है, होगी ना। तो ये कैसे हुई है, देखो, सॉरी, इसमें भी चेंजेस एक्स्ट्रा आए, क्योंकि यहाँ से ये फिक्स करके ये क्या करता है, यहाँ से सबको लेता है, तो इसमें भी चेंजेस आएगा। दोनों जगह डॉलर ऑटोमेटिक ले लेता है कि A1 के साथ ये किसको ले रहा है, इन सब सेलों को लेता है। रेंज एक एक करके नहीं ले सकते अपने, पूरी आती है। तो यहाँ या तो आप कॉमा लगा लो, तब ये चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैं सेल रेंज की जगह पर
कॉमा लगा देते हैं, देखो किधर है कॉमा, ये रहा। तो अब सिर्फ ये दो ही वैल्यू को जोड़ेगा, अब जोड़ेगा A1 को और C1 को, 2 और 5, और फिर इसे आप ड्रैग करो, ये देखिए। तो अब यहां पर A2 हो गया, C1 C1 ही रहेगा, यहां पर ये A3 हो गया और ये C1 ही है, और यहां पर ये A4 हो गया और ये C1 है। अब रेंज लेते हैं, तो रेंज क्या है, ऐसे नहीं होती कि आप इस सेल को अकेली सेलेक्ट कर लो और इन सब को कर लो, नहीं, एक साथ करोगे तो ऐसे ये सारी एक साथ आती है, तो वो बदलती है। ठीक है, तो अपने को यही ध्यान रखना है कि जिसके साथ डॉलर लग रहा है वो वैल्यू में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जिसमें डॉलर नहीं लग रहा उसमें परिवर्तन होगा। ये चीज अपने को पकड़नी है, और इसके लिए शॉर्ट की हमें क्या याद रखनी है, F4, ये है मेन। एक चीज और देख लें अभी, जिससे मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। अभी हम लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहां पर किसी सेल में कोई इतनी वैल्यू लिख देता हूं कि ये क्या है, सेल से बाहर जाने लग जाए। अब ये कहां जा रही है, इस सेल से बाहर, और हमें चाहिए ये सेल के अंदर, कि या तो इस सेल की साइज इतनी बड़ी हो जाए, ठीक है, या फिर इस कंटेंट की साइज छोटी हो जाए। भाई यहां पर देखो और बड़ा कर लो, अब ये कंटेंट बाहर जा रहा है सेल के, और हमें ये एक सेल के अंदर ही चाहिए। तो इसके दो तीन तरीके हैं, एक तो सेल को इसके बराबर बड़ा करना है, तो इसकी जो बॉर्डर है ये वाली, ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसके राइट साइड कॉलम पर यहां जाके देखो, ये जैसे ये प्लस का चिन्ह हो रहा है और एरो आ रही है, इस पर डबल क्लिक कर दो। क्या कर दो, डबल क्लिक, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलम की सेल की साइज को कंटेंट की साइज के बराबर, टेक्स्ट की साइज के बराबर कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह कि सेल की साइज में कोई चेंज नहीं हो और कंटेंट की साइज ही क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तब आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अंदर इसमें, तो यहां जाओगे तो ये मिलेगा, देखो, श्रिंक टू फिट, तो इस पर आप क्लिक कर दो, ओके कर दो। तो अब वो कंटेंट इतना छोटा हो गया कि वो किस में आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। तो ये दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका ये है कि अब हम कॉलम की साइज नहीं बढ़ा के रो की साइज बढ़ा दें। इसको मैं वापस हटा दूं, श्रिंक टू फिट को, बड़ा हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि देखो ऐसे डबल कर रहा हूं जब तो किसकी साइज बढ़ रही है, कॉलम की। तो अब हम चाहते हैं कि कॉलम की साइज ना बढ़े और किसकी साइज बढ़ जाए, रो की बढ़ जाए। तो उसके लिए फिर ये ऊपर ही ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रैप टेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिक कई सारी लाइनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब क्या बढ़ी है, रो की साइज बढ़ी है। तो ये तीन तरीके होते हैं कंटेंट को ऑटो फिट करने के, एक तो रो की साइज को बढ़ाकर, एक कॉलम की साइज को बढ़ाकर, और एक कंटेंट की साइज को छोटा करके। तो ये जो ट्रू फॉल्स वाला कथन है, यहां से एक क्वेश्चन ही आता है। क्लियर है ये? दूसरा देख लो, ये चीज अभी हम लिखेंगे इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। नीचे देखें, यहां पर आए एक बार, अभी देखिए डिफॉल्ट सीट कितनी हमारे सामने, एक। तो ये ध्यान रखना है कि 2010 से पहले, 2010 से पहले यहां पर डिफॉल्ट सीट आती थी कितनी, 3, और अब कितनी आती हैं, 1। यानी 10 से पहले कोई ईयर पूछे जब तो आंसर होगा हमारा 3, और अब पूछे तो आंसर होगा हमारा 1। ठीक है। और नई सीट इंसर्ट करने के लिए यहां पर आपको नई सीट जोड़नी है, सीट 2 अभी आ जाएगी, देखो, सीट 2, सीट 3, ऐसे। तो इसके लिए शॉर्ट की पूछी जाती है, राजस्थान पुलिस में भी पूछी गई है, दिल्ली पुलिस में भी पूछी गई है, लगातार 3-4 एग्जामों में पूछी गई है, और अलग अलग पारियों में रिपीट भी हुई है। तो उसके लिए शॉर्ट की है यहाँ पर शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट के साथ F11। ये तो है नई सीट इंसर्ट करने की। अब मान लीजिए आप सीट 1 पर काम कर रहे हो, किस पर, सीट 1 पर, और आपको कहां जाना है, सीट 2 पर। तो एक तो है कि आप क्लिक करके चले जाओ, ये लो क्लिक कर दिया, सीट 2 पर हम चले गए। लेकिन अब यहां भी आपसे शॉर्ट की पूछेगा कि एक सीट आगे जाने के लिए, सीट 1 से सीट 2, सीट 2 से सीट 3 पर जाने के लिए कौन सी की यूज करते हैं। तो उसके लिए है कंट्रोल के साथ पेज डाउन नाम का बटन है कीबोर्ड में, किस नाम से, पेज डाउन के नाम से है। और यदि वापस जाना है 2 से 1 तो पेज अप, कंट्रोल के साथ
पेज अप, यानी सीट 2 से सीट 1 पर जाने के लिए तो पेज अप, और 1 से 2 पर जाने के लिए पेज डाउन। क्लियर है ये? दूसरा यहीं से एक क्वेश्चन शॉर्ट की वाला, अभी एक क्वेश्चन आपके वीडियो में आया हुआ है कि आप मान लीजिए यहां पर कोई भी आपसे कहेगा कि A1 से लेकर के और D15 तक क्या करें। ये था पहला कथन, सेलों को सेलेक्ट करें A1 से लेकर के D15 तक, तो हमने सेलेक्ट कर ली। फिर दूसरा स्टेप उसमें दिया था कि कीबोर्ड से 100 टाइप करें। कितना? 100। हम गए कीबोर्ड पर और यहां से हमने क्या टाइप किया? 100 टाइप कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि अब कीबोर्ड से यहां पर कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करें। तीसरा कथन क्या था? कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करें। और फिर पूछा कि अब परिणाम क्या होगा ये बताएं। परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन दे दिए थे कि पहली सेल की वैल्यू 100 होगी, या पहले कॉलम की वैल्यू 100 होगी, या सारी सेलों की वैल्यू 100 होगी। ऐसे ऑप्शन थे उसमें। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एंटर दबा देता हूं तो क्या होगा? सभी सेलों की वैल्यू 100 होगी। तो ये वाला कथन उसका आंसर था। यानी ऐसे स्टेप भी पूछ लेता है। अब ये स्टेप वाले जो क्वेश्चन है आप तभी कर पाओगे जब खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करोगे। आई या नहीं आई बात समझ में? दूसरा और देखिए एक और क्वेश्चन। एक है कि ये सीट में अधिकतम कितने कैरेक्टर, इसका जो नाम है उसमें अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? ये तो दिल्ली पुलिस का ही है, कौन बताएगा? सीट के नाम में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है? गिन के बताना, मैं डाल रहा हूं नाम, ठीक है? हो गए? बताओ कितने कैरेक्टर हैं? इतने ही है? चौड़े नहीं होंगे ये, तो इतने ही रहेंगे भाई। अनलिमिटेड है? ये देखो इतने सारे हैं ये लो। अब यहां से मैं बड़ा कर देता हूं, ये वहीं से मैंने कॉपी कर लिए। अब आप गिन के बताओ कितने। अनलिमिटेड नहीं हो सकते कभी भी। और इनको फटाफट काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, वो भी आगे पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगा। इक्वल टू लेन। क्या है? इक्वल टू लेन। और आप इसको सेलेक्ट कर दो। अब आपका आंसर आपके सामने है। कितने नाम है? 31। यानी एक सीट के नाम में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? 31। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी अधिकतम कितनी सीटें इंसर्ट की जा सकती हैं? जैसे यहां पर 3 है, ऐसी हम अधिकतम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं? 256। वो यहां से क्वेश्चन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको यहां से लिखने हैं। तो अब इन्हीं चीजों को एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसमें, टेक्स्ट को सेल में 3 प्रकार से, कितने प्रकार से? 3 प्रकार से ऑटो फिट या सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं। क्या क्या नाम था फंक्शन का? नंबर 1, कॉलम हेडिंग पर, हाँ, कॉलम हेडिंग के राइट साइड में, लेफ्ट में भी नहीं, कहां पर? राइट साइड में। राइट साइड पर डबल क्लिक करके, कैसे? डबल क्लिक करके कॉलम की साइज को, कॉलम की साइज को टेक्स्ट की साइज के बराबर या टेक्स्ट की लंबाई के बराबर किया जा सकता है।
दूसरा ऑप्शन था श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट में हम कर रहे थे कंटेंट की साइज को, कंटेंट या टेक्स्ट की साइज को सेल की साइज के बराबर, किसकी साइज के बराबर, सेल की साइज के बराबर करते हैं। और तीसरा ऑप्शन था रैप टेक्स्ट। इसमें हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली मल्टीपल लाइन में, किसमें, मल्टीपल लाइन में रो की साइज बढ़ाकर, रो की साइज बढ़ाकर सेट कर सकते हैं। तो अब ये तीनों पॉइंटों को आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी कि यह क्या पॉइंट है, ठीक है ना। यदि मैं डायरेक्ट लिखा देता तो सोचते पता नहीं कैसे क्या हो रहा है। आज क्लास 2 घंटे है, ठीक है। आज जो अवस्थी जी वो नहीं आएंगे, दीपक जी जो सर लेते हैं इसके बाद क्लास, वो छुट्टी पर है ना, पॉलिटी वाले। हाँ, नहीं रेगुलर नहीं, सिर्फ आज आज। और शायद आज के बाद अब क्लास होगी मेरी डायरेक्ट 10 तारीख को, छुट्टी होली की। मतलब मेरी, आपकी नहीं, मेरी। क्या यार, मैं होली नहीं खेल सकता क्या। बिल्कुल, इतनी लंबी खेलो तो दिल से पूरी लंबी खेलो, नहीं खेलो ही मत। हम्म। मैं भी यदि कल सुबह आ सका तो कल हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आज लास्ट है। कहाँ तक लिख लिया। नहीं, आप लोगों की अभी क्लास चलेंगी, आपकी 2 ही दिन की छुट्टी रहेगी, 2 3, बस, इससे ज्यादा नहीं। लिख लिया क्या, आगे देखें। एक नोट डाल लें छोटा सा, ये तीनों फीचर आपको कब और काम में आ सकते हैं। एक एरर आती है जिसका नाम है हैज हैज एरर। क्या नाम है, हैज हैज एरर। यानी आपको सेल में क्या दिखाई देगा, हैज, कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो इसको भी जब हमें दूर करना है तो ये तीनों तरीके काम आएंगे आपको। ये तभी दिखाई देती है जब सेल का जो कंटेंट है, सेल के कंटेंट या टेक्स्ट की लंबाई, या टेक्स्ट की लंबाई सेल की साइज से अधिक होने पर, सेल की साइज से अधिक होने पर, आवाज नहीं भाई, होने पर हैज एरर शो होती है।
जिसे उपयुक्त तीनों तरीके से दूर किया जा सकता है। यानी जब भी आपको ये हेज एरर दिखाई दे तो ये ऊपर वाले तीनों जो तरीके हैं वो तीनों इसको दूर करने में काम आएंगे आपको। ठीक है ना। या तो आप डबल क्लिक करके भी दूर कर सकते हैं उस एरर को, वर्ड रैप करके भी कर सकते हैं, और श्रिंक टू फिट करके भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन में मिलेंगे आपको। मेरे साथ मैं यार होली नहीं खेलता, ऐसे ही काम से जा रहा हूँ, है ना। मेरा कौन सा लगता है तुम्हें? जो लगता है वही मान लो। चित्तौड़गढ़, चल बढ़िया यार, चित्तौड़गढ़ भी अच्छी जगह है, वो ठीक है, वहाँ रह लेंगे। नहीं यार, अभी पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, अभी वहाँ नहीं जा सकता। देश बुरा नहीं है, बस महंगाई ज़्यादा हो गई है वहाँ, अभी थोड़ा कंगाल चल रहा है। करौली, करौली से। अब यार इतना ही बहुत है, अब अपने कौन सी रिश्तेदारी करनी है, बस करौली है। डांग, डांग। अब करौली के जानते हैं वो समझ गए होंगे। डांग क्षेत्र है। लिख लिया। करौली वाले समझ जाते हैं, वो डांग शब्द से ही समझ जाते हैं। हाँ शादी होगी भाई। लगता है करौली में रह के शादी नहीं होगी है। करौली में बच्चों की शादी कर देते थे, अब तो हम तो बहुत बड़े हैं। चलिए आगे। कोई बात नहीं, आगे आओ। नेक्स्ट एक और पॉइंट छोटा सा। सेल के कंटेंट को, सेल के कंटेंट को कॉपी करने या ऑटो सीरीज में सेट करने, ऑटो सीरीज में सेट करने के लिए फिल हैंडलर का उपयोग करते हैं। वो छोटा डॉट फिल हैंडलर का उपयोग करते हैं, जो कि सेल के राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर, राइट साइड बॉटम कॉर्नर पर स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी सेल है, सेल में भी लिखना एक्टिव सेल के, वो कब दिखेगा? जब सेल पर आप क्लिक करोगे, ऐसे नहीं हर सेल पर दिखाई देगा, एक्टिव सेल के राइट साइड पर, ठीक है ना, क्लिक करने पर। और इस सेल के भी राइट साइड बॉटम कॉर्नर, मतलब इस वाले कॉर्नर पर, यहाँ आपको स्क्वायर के रूप में दिखेगा। तो ये जो डॉट है इसी को हम किस नाम से बोल रहे हैं? फिल हैंडलर।
तो यदि आपको सेल के कंटेंट को कॉपी करना है, ऑटोमेटिकली ऐसे सीरीज बनानी है 1 2 3 4 2 4 6 है, तो वो सारी इसी के द्वारा सेट होती है। पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो भी इसी से होती है। लिख लिया? आगे बढ़ो। छोटे छोटे से ये पॉइंट हैं, फिर हम टैबों पर आने वाले हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा है। कुछ कुछ मेन पॉइंट हैं जो सेल के अतिरिक्त हैं ये, यानी उन टैबों की बजाय डायरेक्ट पॉइंटों से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ। दूसरा देखो, एक वर्कबुक में डिफॉल्ट आवाज नहीं, ये पीछे 2 3 है, गेट के सामने ही। एक को तो अभी भी होश नहीं है, देख। ये अभी भाई आप बैठे हो ना वाइट शर्ट वाले, आपके सामने वाले को, आपके जस्ट आगे इसको टोक दो बस, इसको, है ना? नहीं, टोक दो, ठोकना नहीं है। हाँ जी, डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 और 1। 3 कब तक? 2010 तक, और ये 2013 से। एक सीट से दूसरी सीट में, यानी सीट 1 से सीट 2 में जाने के लिए शॉर्ट की बताएं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। सीट 1 से, इसीलिए मैंने 1 और 2 लगाया। सीट 1 से हम कहा जा रहे हैं? 2 में, तब हम यूज कर रहे हैं पेज डाउन। और यदि हम लिखें सीट 2 से सीट 1 में, मान लीजिए सीट 2 से सीट 1 में यदि हमें जाना है, तब हम शॉर्ट की क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज अप। और एक सीट के नाम में एक सीट के नाम में अधिकतम कैरेक्टर तो ये होते हैं 31। और न्यू सीट इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। रो की मैक्सिमम
हाइट, तो ये होती है 409 पीटी, और कॉलम की मैक्सिमम बिट, कॉलम की मैक्सिमम बिड्थ, तो ये होती है 255 कैरेक्टर। ये लिखो। पीटी का मतलब क्या था? पॉइंट। हाँ 2 घंटे हैं, बोल दिया। क्या चीज? अभी तो तुम्हें पेपर में डराएगा तो कंप्यूटर ही, या फिर थोड़ा बहुत पुलिस वालों को मैथ भी डराती है। मैथ भी पुलिस वालों की कमजोर होती है ज्यादातर की। 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ा हाथ ढीला निकलता है, बाकी रीजनिंग और जीके से तो तुम डरने वाले हो नहीं। जीके तुम रटने लगे रहते हो, रीजनिंग में भी काम चला लेते हो। तुम्हारे लिए डरने वाली 2 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ और कंप्यूटर। लिख लिया? कोई नहीं, लिखो और देखो। ये मान लो आपकी कोई सेल है, आवाज नहीं। देखो यहां से 2 क्वेश्चन और हैं। ये कोई आपकी क्या है? सेल। अब इस सेल में हम जब ऐसे लिखते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये होते हैं हमारे कैरेक्टर। क्या होते हैं? कैरेक्टर। तो ऐसे यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कॉलम की विड्थ बढ़ती है। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो किसकी साइज बढ़ेगी? इसीलिए कॉलम की साइज को तो किस में मापा जाता है? कैरेक्टर में। ध्यान देना, यहाँ कोई इंच वगैरह में नहीं नाप रहे हैं। और जब हम इसकी साइज को ऐसे बढ़ाएंगे, तो ऐसे बढ़ाने का मतलब है फॉन्ट की साइज बढ़ा रहे हैं। किसकी? फॉन्ट की साइज। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आ जाता है कि फॉन्ट की अधिकतम साइज क्या होती है? 409। जैसे एमएस वर्ड में हमने लिखा था 1638, तो यहां पर ऐसे अधिकतम कितनी हो सकती है? 409। या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो रो की हाइट होती है उसको तो किस में मापते हैं, तब तो हम कहेंगे पॉइंट में। किस में? पॉइंट यानी पीटी में। और कॉलम की विड्थ को किस में मापते हैं, तो हम कहेंगे कैरेक्टर में। कि अब ये डिफॉल्ट कितनी होती है? अपने आप जब सेल बनी हुई आती है आपके सामने, तो उसमें डिफॉल्ट साइज पर कितनी होती है? ये तो हमने कौन सी लिखी है? अधिकतम। तो जब डिफॉल्ट पूछे तो यहां देखना ये होती है 8.43, 8.43। और ये सॉरी, ये 15 होती है, और ये होती है 8.43। अब हमें देखो ऐसे वैल्यू देखते हैं जब कैसा लगता है कि जो ज्यादा वैल्यू है, लंबी है, वो तो कम है, और जो छोटी वैल्यू है वो ज्यादा है। तो ये इसीलिए डिफरेंस है, क्योंकि ये तो किस में है हमारी वैल्यू? पॉइंट्स में, पीटी में। और ये किस में है? कैरेक्टर में। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है। क्या है ये? डिफॉल्ट। कि अपने आप जो साइज होती है उसमें रो की हाइट 15 पीटी, और कॉलम की जो विड्थ है वो कितनी है? 8.43 कैरेक्टर। तो ये एक सेल बना के ऐसे और लिख लेना, जैसे याद रहेगी। नहीं तो क्या है, जनरली ये गलती हर बार हो जाती है
कि कम वैल्यू समझ के हम 8.43 को यहाँ लिख देते हैं और 15 को यहाँ लिख देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। यानी सेंटीमीटर इंच वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे नहीं सोचें कि ये कोई इंच सेंटीमीटर है, यहाँ चल रहे हैं पॉइंट और कैरेक्टर। अक्षर, कैरेक्टर अक्षर को कहते हैं भाई, बस एक अक्षर एक कैरेक्टर। तुम्हारे नाम में कितने अक्षर हैं? 5, तो वो उसको बोलेंगे 5 कैरेक्टर। 8 है तो 8 कैरेक्टर, ठीक है। मैं पूछते हैं, अब पुलिस वाले बैचों में मुझे ये क्वेश्चन आते हैं, अभी इसी बैच में तुम्हारे बगल वाले बैच में मुझसे अभी पूछा गया था कि सर ये टेक्स्ट किसे कहते हैं, कंटेंट किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चों को वो भी नहीं पता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे शर्माते नहीं इन चीज़ों में, पूछ लिया करो दिक्कत आए तो। काफ़ी बच्चे तो पूछते ही नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर शब्द हैं बोलने वाले। टेक्स्ट और ये कोई ऐसा शब्द नहीं है कि बहुत बड़ा शब्द है, छोटा सा है। हाँ जी, 8.43 कैरेक्टर कैसे? क्योंकि आधा भी तो हो सकता है कैरेक्टर है। हिंदी में लिख दे, आधा हो जाएगा ना। सभ्यता, आधा भय आ गया, होगा कि नहीं हुआ है। इंग्लिश में छोटा और बड़ा, फर्स्ट अक्षर कैपिटल है वो ज्यादा जगह लेता है, स्मॉल लेटर है वो कम लेता है, तो ऐसे हो सकते हैं। दूसरा, यदि डायरेक्ट आपसे पूछ ले एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या फिर कितनी हो सकती है, हम मैन्युअली कितने लिख सकते हैं? एक सेल में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है? ध्यान रहे, कॉलम की विड्थ के अनुसार तो हम 255 ही लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम रो और बढ़ा दें तो ऐसे फिर अधिकतम कितना लिख पाएंगे? तब ये संख्या है 32,767। 32,700, यानी एक सेल में इससे ज्यादा अक्षर आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 32,767, तो ये भी एक पॉइंट लिखो। पर अभी तो हमारी एक भी टैब चालू नहीं है, देख लो एक्सेल में बहुत रामायण है छोटी छोटी, तो इनको थोड़ा सा सीरियस ले लेना। ज्यादातर क्वेश्चन या तो फॉर्मूले का आएगा, नहीं तो इन पॉइंटों में से आएगा। लिख लिया? चलिए अब आते हैं अपने सेल पर और टैब पर। पहली टैब फाइल छोड़ दो, आगे लिख लेना एमएस वर्ड के समान, सारे फंक्शन वही हैं, बस वहाँ न्यू डॉक्यूमेंट था, यहाँ न्यू वर्कबुक आ जाएगी। ओपन डॉक्यूमेंट था, ओपन न्यू बुक आ जाएगी, बस। शॉर्ट की भी वही रहेंगी, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल पी, जितनी भी चीज़ें लिखी सब किसके समान है? एमएस वर्ड के। लिख लिया ना सबने? ऐसे लिख लेना, देखो नंबर 1 फाइल टैब कौन सी, किसके समान? वर्ड के समान, तो इसमें अलग से कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं जो एक्स्ट्रा पढ़े। नंबर दूसरा होम टैब, कौन सी? होम टैब। होम टैब में है एक्स्ट्रा, ध्यान रहे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, देखो फॉन्ट सेम है, यदि हमसे पूछ ले यहां पर भी डिफॉल्ट फॉन्ट तो सेम है, कौन सा था? लिख लो एक बार जिससे रिपीट हो जाए, ये आते हैं क्वेश्चन। कैलिवरी बॉडी, और ओल्ड वर्जन है तो एरियल, ओल्ड वर्जन है तो एरियल। दूसरा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज तो ये थी 11 पीटी, कितनी? 11 पीटी। मिनिमम 8 पीटी, मैक्सिमम 72 पीटी। तो यहां भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब चेंजेस है वो है मैनुअली में। ये तो थी सेलेक्ट करके, कैसे थी ये? सेलेक्ट करके। अब मैनुअली में हमने जब मिनिमम लिखी थी तो ये थी हमारी 1 पीटी, कितनी? लेकिन अब मैक्सिमम है, ये हमने वर्ड में लिखी 1638, यहां पर ये कितनी है? 400
9 पीटी। तो ये चेंज है एक छोटा सा, ये वाला चेंज है। ये कैसे? मैनुअली टाइप करके। कैसे? टाइप करके। यानी रो की विड्थ और ये सेम वैल्यू है, देखो। तो ये लिख लो एक बार। एक यहीं पर आपको होम टैब में मिलेगा मर्ज सेल। तो ये भी हम ऐसे तो एमएस वर्ड में भी लिख चुके थे। मर्ज सेल क्या था? दो या दो से अधिक सेलों को मिलाना जोड़ना। दो या दो से अधिक सेल को मिलाना। ठीक है। अब एक नया फंक्शन है, पहले इसको समझना फिर लिखना। नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहां से। तो इसको समझाने के लिए मैं वापस एक बार आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तभी तुम्हारे ये पल्ले पड़ेगा। यहीं पर ले लो कुछ भी। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कुछ भी वैल्यू है एक्स वाई जेड, इनको आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है। फंक्शन ये रहा यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आप कंडीशन के आधार पर कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आइकन सेट कर सकते हो, कुछ भी आप कंडीशन के आधार पर। कंडीशन आपके ऊपर निर्भर करती है आप कैसी लगाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं लगाता हूं टॉप बॉटम रूल। कौन सा? टॉप बॉटम। तो ये कहता है आप यहाँ पे या तो टॉप 10 वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, या मिनिमम 10 वैल्यू ले सकते हो, कोई भी उनको आप अलग कलर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं टॉप 10 वैल्यू। कितनी? टॉप 10। या अपने पास वैल्यू कम है तो अपने 10 की जगह चलो 5 कर लेते हैं। कितनी? 5। अब कितनी वैल्यू ले ली? 5। अब इन 5 पर आप किस प्रकार का कलर देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो, जैसा भी आप कलर रखना चाहें। मान लीजिए मैं चाहता हूँ सर रेड कलर, गुलाबी, कोई सा ही ले लो यार। ये कौन सा है? कि जो भी है। तो देखो जो टॉप 5 वैल्यू थी उन पर कलर कैसा आ गया? नहीं। सिंपल है कलर फॉर्मेटिंग। आप चाहें, चाहते हो प्रैक्टिकल करवाऊं या छोड़ दूं? ऐसे ही आप चाहें आइकन सेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, अपने दो चार से समझ सकते हैं। ये निशान शायद समझ में आता होगा। ये देखो, क्या है इसका मतलब? नेटवर्क। मतलब देखो, जहां ज्यादा वैल्यू है वहां ज्यादा नेटवर्क, जहां कम वैल्यू है वहां कम नेटवर्क। वैल्यू चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए मैं वैल्यू कर देता हूं 50, तो देखो इसका नेटवर्क फुल हो गया। ठीक है। इसकी कर दिया 40, इसको कर दिया 90, अब 90 वाले का फुल हो गया। इधर 98, सॉरी वो सम का फॉर्मूला लग रहा है इसमें इसलिए। तो 90 और 8 98। ठीक है ना। तो ये है कंडीशन के आधार पर आप जो भी ट्रेंडिंग पैटर्न है, ट्रेंडिंग सेल है, उनको अलग कलर दे सकते हो, अलग आइकन के द्वारा सेट कर सकते हो, या आप डाटा बार के अनुसार सेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिक कलर स्विच होता रहे। तो वो भी ऑप्शन है इसमें। ये देखिए कलर स्केल। यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर ग्रीन कलर है, सबसे छोटी वैल्यू है उस पर रेड कलर है। तो ऐसे ग्रीन से उसमें चेंज होता गया है, ग्रीन फिर येलो और फिर रेड। अपोजिट करना चाहें तो अपोजिट कर दो कि नहीं सर ऐसा करिए कि सबसे बड़ी वैल्यू पर तो रेड आए और सबसे कम वैल्यू पर ग्रीन।
तो ये सिर्फ पैटर्न सेट करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाए। हम चाहे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आधार पर तो वो भी कर सकते हैं कि अब यहाँ हम वैल्यू दे दें कि जो भी 20 से छोटी वैल्यू है, किससे छोटी, 20 से छोटी, उस पर अब कलर सेट कर दें। मान लीजिए हमने कलर कर दिया 20 से छोटी पर ग्रीन। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 20 से छोटी वैल्यू थी उन पर कैसा कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है। आप वैल्यू बढ़ा दोगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देखो 20 से 25 कर दो तो ग्रीन कलर हट गया। ठीक है। तो ये ऐसे पैटर्न सेट करने के लिए एक ही फंक्शन, एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसका। इसका नाम क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या नाम है, तो देखो फॉर्मेटिंग शब्द हमें पहले से ही पता था। फॉर्मेटिंग के लिए हमने वर्ड में ही लिखी थी परिभाषा कि टेक्स्ट में किसी प्रकार का यदि हम कोई बदलाव करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करना। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द और लगा दिया, कंडीशनल। तो इसका मतलब हो गया कंडीशन के आधार पर अब हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो उसे फिर क्या बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये भी लिख लें। लिखिए इसमें परिभाषा, वर्कशीट में, वर्कशीट में कंडीशन के आधार पर, कंडीशन के आधार पर डेटा फॉर्मेटिंग करना, ट्रेंड सेट करना, पैटर्न फॉलो करना, या उनको कलर आइकन्स व डेटा बार द्वारा, डेटा बार द्वारा हाईलाइट करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट लिखें इसी में, अगला पॉइंट, फिल्टर। आवाज नहीं, फिल्टर। यदि हमें सेलेक्टेड डेटा को शो करना है, सेलेक्टेड डेटा को शो करने के लिए या दिए गए डेटा में से, दिए गए डेटा में से कम डेटा को शो करने के लिए, क्योंकि परिभाषा भी आपके सीईटी के एग्जाम में यही दे दी थी कि बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और उसमें से आपको कम डेटा शो करना है, तो कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो उसका आंसर क्या था, फिल्टर। अभी सीईटी में ही पूछा गया है 10+2 में ही। डेटा को शो करने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो ये एक बटन होता है जिस पर आप सिर्फ सेलेक्टेड, जिस डेटा को सेलेक्ट करोगे वही दिखाई देगा, उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
इसके लिए शॉर्ट की भी लिख लेना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अगला पॉइंट लिखना, नंबर फॉर्मेट, जिसमें डिफॉल्ट होता है जनरल। जनरल का मतलब हो गया जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। जैसा लिखोगे वैसा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जैसे आप लिखेंगे नंबर तो आपको नंबर मिलेगा, आप लिखोगे टेक्स्ट तो आपको टेक्स्ट मिलेगा, आप लिखोगे डेट तो आपको डेट मिलेगी, या टाइम लिखोगे साथ में तो टाइम भी मिलेगा। आप डेसिमल लिखोगे तो दशमलव वैल्यू मिलेगी, आप फ्रैक्शन लिखोगे तो सही बटे वाली वैल्यू मिलेगी। आप कोई करेंसी लिखोगे तो करेंसी के सिंबल के साथ, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ भी आपको डॉलर का ही चिन्ह मिलेगा, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो सिंबल को। आप परसेंट वैल्यू लिखोगे तो परसेंटेज के सिंबल के साथ आपको परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। तो ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट होते हैं अलग अलग वैल्यू को दर्शाने के लिए। हाँ, डेट में आपको दो फॉर्मेट मिल सकते हैं डेट के अंतर। एक को हम बोलते हैं शॉर्ट डेट और एक को बोलते हैं लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, इसका मतलब हो गया, देखो यदि मैं डेट को एग्जांपल के तौर पर, यदि जैसे आज क्या डेट है आपकी, 2/02/03/2023, एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और यदि इसी को ऐसे लिखूं मैं 02 मार्च 2023, तो देखो यदि मंथ को मैंने ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखा है तो उसको मैं बोलूंगा शॉर्ट डेट, और उसी मंथ को यदि मैंने ऐसे अल्फाबेटिकली लिखा है तो इसको मैं बोलूंगा लॉन्ग डेट। यानी डेट में भी दो प्रकार के फॉर्मेट हो सकते हैं, एक शॉर्ट डेट का और एक लॉन्ग डेट का। तो ये कुछ अलग फंक्शन है होम टैब के, बाकी सारे किसके जैसे हैं, एमएस वर्ड के जैसे। है कौन से, नंबर फॉर्मेट ग्रुप में, ग्रुप का नाम ही लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट ही अलग अलग है, नंबर फॉर्मेट है। फिल्टर तो एडिटिंग ग्रुप का हिस्सा है, ये तो अलग से ही फंक्शन है सेपरेटली। ये भी अलग से ही था स्टाइल्स का, ये अलग है, बाकी सब सेम है। अब यहां से क्या डायरेक्ट आपको फंक्शन पूछे जाते हैं जनरली, इसलिए पहले फंक्शन लिखना जरूरी है। इंसर्ट में सिर्फ एक फंक्शन एक्स्ट्रा है, उसका नाम है स्पार्क लाइन। क्या नाम है, स्पार्क लाइन। ये क्या होता है कि छोटी एक सेल के अंतर्गत यदि हम कोई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पार्क लाइन। एक सिंगल सेल में बनाया गया चार्ट, उसे क्या कहा जाता है, स्पार्क लाइन। जैसे कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, तो ये यदि एक ही सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम स्पार्क लाइन बोलेंगे। वैसे तो चार्ट अलग होते ही हैं, लेकिन वो एक सेल के अंदर बनाया गया तो स्पार्क लाइन बोला जाएगा।
डेसिमल से आगे फ्रैक्शनल, FRA, थोड़ा वैसे लिख दिया, CTIONAL, फ्रैक्शनल, सही बटा। फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे मान लो मैं भिन्न संख्या, हाँ हिंदी में बोले तो भिन्न, जैसे 0.5 है, ठीक है। अब इसको तो कहूंगा मैं डेसिमल, पॉइंट में है और इसी 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, तो इसको मैं कहूंगा फ्रैक्शनल, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है। तो आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए वैसा आप यहां से सेलेक्ट करोगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आसान है एकदम। चलिए आइए एक इंसर्ट में भी लिख लेते हैं। कौन सी टैब में? क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी टैब समान है, सिर्फ एक फंक्शन एक्स्ट्रा है जिसका नाम क्या है? स्पार्क लाइन। क्या नाम है? ये पूरा ग्रुप है स्पार्क लाइन, हाँ अलग से। अब इस स्पार्क लाइन को बोलते किसको है? तो ध्यान रखना, एक सेल में, किसमें? एक सेल में बनाया गया मिनी चार्ट, क्या बोलेंगे? मिनी चार्ट स्पार्क लाइन कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। नंबर 1 लाइन, नंबर 2 कॉलम, और नंबर 3 बिन लॉस। नंबर 3 क्या है? बिन लॉस। अब ऐसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा ना, सिर्फ इतना सा है, हाँ ठीक है, कुछ स्पार्क लाइन है, 3 नाम है उसके। अब इसको समझना, फिर ऐसे ही शब्द होते हैं जिनको समझना पड़ता है, नहीं तो फिर ये इनको रटना, और रटने में फिर भूल जाते हैं। यहां तक ही लिखना, बाकी तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। हाँ जी, इस चार्ट को समझें। आवाज नहीं भाई, हो गया? इधर देखो, मैंने पहले कॉलम के लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ठीक है ना। अब इसमें यदि मैं देखूंगा तो देखो 10 वैल्यू के लिए नीचे 10, जैसे मेरे पास वैल्यू बढ़ी, यहां पर एक स्पार्क निकल गया ऊपर की ओर, 20, वापस 10 तो कम हो गया, फिर वैल्यू बढ़ी तो वापस 15, यानी इस 20 से छोटा, 20 से थोड़ा छोटा, और ये वापस 10। यदि सभी वैल्यू समान होती तो इसके लिए यदि बनाऊं मैं बी कॉलम के लिए, सेम चार्ट मैं किसके लिए बनाना चाहता हूं? बी कॉलम के लिए, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि सभी वैल्यू क्या है इसमें? समान। और इसमें बीच बीच में जहां जहां वैल्यू में चेंज हुआ है वहां वहां पर एक स्पार्क ऊपर की ओर निकला है, ठीक है ना।
तो ये हमारा यहां पर लाइन प्रकार का क्या कहलाएगा, ये लाइन प्रकार का। लेकिन ये पूरी सीट में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक सेल के अंदर। कहां दिखाई देगा, ये सेल के अंदर दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर, स्पार्क लाइन। है तो चार्ट है लेकिन एक सेल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको मिनी चार्ट या फिर हम क्या बोलेंगे, स्पार्क लाइन बोलेंगे। यदि यही कॉलम की लाइन की जगह मैं बनाना चाहूं कॉलम प्रकार का, कैसा कॉलम, तो कॉलम कैसा बनता है देखो, जैसे मान लीजिए 10 वैल्यू है तो 10 के लिए 10 जैसा कॉलम बनेगा। ये मेरा 10 का कॉलम है, 20 के लिए इससे डबल बन जाएगा, ये 20 का कॉलम, वापस 10 का तो इसके बराबर बनेगा वापस। फिर 15 का कॉलम, तो 15 का थोड़ा इससे और बड़ा और उससे थोड़ा छोटा, यानी ये हो गया 10 के लिए, ये हो गया 20, ये वापस 10 और ये 15 और आगे बढ़ा दो 10 का। तो अब इसको मैं बोलूंगा कैसी स्पार्क लाइन है, ये कॉलम प्रकार की। कैसी है, कॉलम प्रकार की। ये भी आपको एक ही सेल में दिखाई देंगे, ठीक है ना। और यदि यही आपको बनाना हो बिन लॉस, इसके बीच में स्लैश लगा लेना, बिन और लॉस अलग अलग है ये, ठीक है। बिन या लॉस शेयर मार्केट वाला, तो वो आपने देखा होगा ऐसे जाता है, देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रखा होता है, फिर एकदम ऐसे या ऊपर होते हैं क्या। तो जहां जहां पर ऊपर बढ़ा है उसको बोलते हैं बिन, और जहां जहां नीचे आ रहा है उसको बोलेंगे लॉस। कि भाव बढ़ गए फायदे का सौदा, तो मतलब बिन। और यदि भाव गिर गए तो लॉस। जैसा अभी अडानी का क्या चल रहा है, लॉस। न्यूज पढ़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा आ रहा है लॉस, कंपनियां थोड़ी माइनस में जा रही हैं। जिस दिन भाव बढ़ेंगे उस दिन वापस बिन, ये चलता रहता है। तो ये आपको लगातार ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहते हैं। लिख लो, और लिख लिया हो तो आगे बढ़े, बना लो। याद रखने के लिए बना सकते हो कि ऐसा जैसे तुम्हारी मेमोरी में रह जाए कि ये है क्या चीज, बना लो, नहीं तो भूल जाओगे। ध्यान रखना, ये तो है दोनों कैसे, लाइन, ये है कैसा कॉलम, और ये है कैसा बिन लॉस। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लॉस में कमाती हैं और बिन में वो घाटे में जाती है। जैसे हिडनबर्ग, जिसने ये, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव, तुम्हारे करंट का क्वेश्चन आएगा ये, हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख जाना। चौरान सर को पकड़ लो, राजकुमार चौरान जी, जो अभी लाइव लेते हैं यार शाम को, अभी एलडीसी के लिए ले रहे हैं, जो यहाँ के यहाँ भी आएंगे वो शायद क्लास लेने। अब कैसे लेते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर में फुल में से फुल मार्क लेने हैं, तो उनकी या तो कोई भी उनसे बुकलेट ले लेना या उनके कुछ भी कंटेंट इकट्ठा कर लेना, 10-15 क्लासों में वो जुगाड़ कर देंगे। राजकुमार चौरान, बस उनका एक ही सिद्धांत है, वो क्लास एक ही शर्त पर लेते हैं कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं, यदि बोल गया तो वो क्लास छोड़ के निकल जाएंगे। ये है, तो इतना तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद उनको पर्सनली जितने सालों से मैं देख रहा हूँ, भाई वो हमसे सीनियर डबल उम्र के हैं, तो आप जानते हो सीनियर सीनियर है, आज तक उनका क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये सच्चाई है, कोई भी उनसे पढ़ा हुआ होगा ना, पूछ लेना कि भाई राजकुमार चौरान सर का करंट अफेयर में क्या रोल है। हाँ, उनकी हमारी बुकें उन्हीं से चलती है, करंट अफेयर की कंटेंट वही इकट्ठा करते हैं। हालांकि ऑनलाइन बहुत ले रहे हैं, लेकिन उनको कोई compete नहीं कर सकता। हाँ, ना भाई, अपने तो ऐसे नहीं है, अपने छोटे मोटे आदमी हैं, अपने काम चला रहे हैं बस, है ना। क्यों, इतना आपने पहले नहीं पढ़ा कभी, कंप्यूटर की ली नहीं होगी तुम लोगों ने। बढ़ा लिए ना, आगे आओ। अब पेज लेआउट टैब में वापस वर्ड के समान है, छोड़ेंगे और सीधे आएंगे किस पर, फॉर्मूला।
अब सबसे इंपॉर्टेंट टैब जिसमें से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कौन सी है वो? अलग से टैब है, फॉर्मूला टैब। हम्म। सेपरेटली पढ़ेंगे इसको। ध्यान रहे बाकी टैबों में हमने सिर्फ वो चीजें लिखी हैं जो वर्ड के अलावा पूछी जाती हैं, बाकी मैंने सारी रामायण ना हेडर फुटर दोबारा कुछ भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें लिख रहे हैं। ये पूरी टैब ही बिल्कुल नहीं है, यानी ये टैब एमएस वर्ड में थी नहीं, सिर्फ किस में आई है? ये एक्सेल में। तो इसको तो इंपॉर्टेंट लगा ही लेना कि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हर पारी में आएगा आपकी में, कितनी पारियों में हो। सबसे पहले तो शॉर्ट की, फंक्शन या फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की, फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए तो ये होती है आपकी F3। क्या है? F3 शिफ्ट के साथ। किसके साथ? शिफ्ट के साथ। शिफ्ट प्लस F3 यूज करोगे। बेटा आदत मत लगा एसी की, है ना, नहीं चौराहे पर पसीने छूट जाएंगे नौकरी लग गया तो आदत डाल चौराहे वाली कि भरी धूप में भी चालान काटना पड़े तो काटूंगा, और दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है। लेकिन नौकरी के बाद आप धूप की छाया के लायक भी नहीं रहोगे। दो ही जगह नौकरी होती है, या तो चौराहे पे कर रहे होगे या किसी बटालियन के साथ डंडे और वो लेके भाग रहे होगे, और दिल्ली में दंगे बड़े होते हैं, ठीक है, आए दिन कहीं ना कहीं लठ पड़ रहे होते हैं और पत्थर पड़ रहे होते हैं। तो या तो सर बचा लो, या खुद को बचा लो, या नौकरी बचा लो। नंबर 1, मैथ्स फंक्शन। नंबर 2, स्टैटिक फंक्शन। आवाज नहीं। नंबर 3, टेक्स्ट फंक्शन। नंबर 4, डेट एंड टाइम फंक्शन। नंबर 5, लॉजिकल या कंडीशनल फंक्शन। और नंबर 6, ज्यादा हो रहा है यार, अब थोड़ा शांति रख लो, है ना, लुकअप फंक्शन। तो ये फंक्शन हमें पढ़ने हैं इस टैब के अंदर, और ये कम से कम 40 से 50 है, यानी आगे की 2 से 4 क्लास कम से कम इन्हीं फंक्शनों पर चलेंगे, और 40 से 50 फंक्शन आपको पढ़ने ही हैं। कभी कभी तो उनमें से भी कोई एक आध बाहर निकल जाता है, कोशिश ये करनी है कि इतने लिख लें कि उनमें से बाहर कोई निकले ना, और बाकी तुम्हारी किस्मत रही, क्योंकि ये कम से कम हजारों हैं। लिख लिया? नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, मैथ फंक्शन। अब तुम बातें करोगे तो मैं तो लिखाऊंगा, इससे अच्छा है या तो चुपचाप लिखते रहो, बातें मत करो। मैं फालतू किसी को बोलूंगा नहीं कि तुम बातें करनी है नहीं करनी है। सबसे पहला फंक्शन कौन सा? मैथ। देखिए मैथ में सबसे पहला सम तो आपने बार बार अभी हम पढ़ चुके हैं। सम किस लिए होता है? जोड़ने के लिए।
तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ना इसके हम उदाहरण लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हम पहले लिख चुके हैं सम बार बार। नंबर दूसरा, सम एस क्यू। सम एस क्यू ये होता है वर्ग करके जोड़ने के लिए, वर्ग करके जोड़ने के लिए। जैसे उदाहरण इसका लेंगे, एग्जाम्पल, इक्वल टू सम एस क्यू 2 और 4। तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। यानी आपको क्वेश्चन ये मिलेगा और सीधा पूछ लेगा इसका परिणाम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 20। तो ये पता होना चाहिए कैसे आया। फॉर्मूले का नाम देखो, सम एस क्यू। एस क्यू का मतलब स्क्वायर, तो हमने इसके आगे क्या लिखा है देखो, वर्ग करके, यानी जो भी संख्या अंदर दी गई है उनका पहले आप वर्ग करोगे और फिर उनको जोड़ दोगे। दी गई संख्याओं का पहले वर्ग करना है और फिर उनको जोड़ देना है। ऐसा ही एक और मिलता जुलता है, एस क्यू आर टी। क्या है, एच क्यू आर टी। तो ये होता है वर्गमूल के लिए, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल निकालना सबको आता है, तो दी गई संख्या का बस आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे इक्वल टू एस क्यू आर टी और संख्या दे दी मान लीजिए 81, तो आंसर क्या होगा, 9। ऐसे ही है आपका एक पावर। क्या है, पावर। तो ये होता है घातांक के लिए, किसके लिए, घातांक के लिए, घात, पावर यानी घात। मान लीजिए संख्या दे दी आपको, एग्जाम्पल, इक्वल टू पावर, चलो 2 और 4, आंसर बताओ क्या होगा, बिल्कुल 2 की घात 4 मतलब कि 16। यानी पहले वाली संख्या के आगे ऊपर दूसरी वाली संख्या को क्या बना देंगे, घात। लिख रहे हैं ना साथ के साथ, कहीं भी समझ नहीं आए तो बता देना। चलो एक बार लिख लो, क्योंकि अभी सिंपल सिंपल है तो ये तो नॉर्मल वाले शब्द हैं जिनका हम रेगुलर यूज करते हैं। और ये भी देख लो एग्जाम्पल में, हर फॉर्मूले को इक्वल टू से तो हम शुरू करेंगे, ये पैटर्न है, कभी कभी सही गलत भी पूछता है। और प्रत्येक फॉर्मूले को कैपिटल में लिखेंगे। कोशिश यही करनी है कैपिटल में, बाई चांस वैसे लिखने में स्लो में हो जाए कभी, तो हमें ये बात ध्यान ही रखनी है कि हर कैपिटल में ही होता है ये फॉर्मूला, स्मॉल में नहीं होता है ना। एक और लिखिए, नंबर 5, मोड। मोड किस लिए, ये बीच में मैंने उदाहरण दिया था एक, हाँ किसके लिए था, शेषफल के लिए। यानी एग्जाम्पल में लेंगे आप इक्वल टू एम ओ डी, और यहां हमने संख्या ले ली मान लीजिए 20 और 3, आंसर बताओ, तो क्या होगा, ठीक है। चलो एक उदाहरण और लेता हूं, मोड मान लीजिए 15 और 0, अब आंसर बताओ। ध्यान रहे कभी भी अनंत नहीं आता है एक्सेल में। एक्सेल में ऐसे टाइम पर एक एरर आती है, उस एरर को बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो एरर।
ऐसी एरर आपको दिखाई देगी। जब जब किसी भी समय यदि आप किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हो, किसी भी संख्या में एक्सेल में जीरो का भाग देने पर आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ये एरर मिलेगी। कब मिलेगी ये, जीरो का, इसका नाम ही देखो डिवाइड, DIV का मतलब डिवाइड बाई जीरो, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको। नीचे लिख लेना इसके कब मिल रहा है, ये भूल जाओ तो जीरो का भाग देने पर, जीरो का भाग देने पर एरर शो होती है ये वाला इसके साथ लिख लो कि ये कब दिखाई देती है, याद रह जाए तो जीरो का भाग देने पर एरर दिखाई देती है। डायरेक्ट तो भी वही मिलेगी। हाँ डायरेक्ट आप ऐसे भी करोगे ना, इक्वल टू 15/0, फॉर्मूला भी मत लगाओ, तो भी आपको वही एरर मिलेगी। यानी जब जब आप जीरो का भाग दोगे तब तब वो एरर है आपकी। जीरो में 15 तब तो वैसे ही जीरो है यार। ये तो मैथ इतनी तो आती होगी यार, मानता मैथ कमजोर होती है। नेक्स्ट एक और, नंबर 6, सम x2p/2, सम x2p/2 वापस पहले जैसा ही वर्ग करके जोड़ने के लिए, वर्ग करके जोड़ने के लिए चलिए बताना, इक्वल टू सम, एग्जाम्पल है x2p/2 ब्रैकेट में संख्या है 3, -5, आंसर बताओ। 34, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 9 + 25 बराबर 34। नंबर 7, सम x2m/2, ये है वर्ग करके घटाने के लिए, वर्ग करके घटाने के लिए, यानी इक्वल टू सम x2m/2 और ब्रैकेट में वापस में यही वैल्यू ले लेता हूं, मान लो 3 और -5, तो अब आंसर क्या मिलेगा मुझे, -16। वेरी गुड, ध्यान रहे वापस वही कैलकुलेशन है, बस 9 - 25, तो आंसर आएगा -16। हाँ बिल्कुल है दोस्त, वो भी है और ये भी है, दोनों है, बिल्कुल सही है। सम SQ भी वही था वर्क करके जोड़ने के लिए, और ये भी है वर्क करके, है ना। चलो टाइम है को तो ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मिलते हैं। कल का कंफर्म नहीं है अभी, यदि हुआ तो कल देखेंगे।